बच्चों, मैं सुनील कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, सनातन धर्म इंटर कॉलेज दौलतपुर मैनपुरी। बच्चों, आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान पढ़ाई पर भी लगा देंगे। बच्चों, मैं आपका ऑनलाइन वीडियो कक्षा में स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 के अंतर्गत पाठ 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से इस पाठ को 2 भागों में रखकर वीडियो बनाया गया है। पहले भाग में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग खनिज संसाधन के संबंध में, खनिजों के वर्गीकरण के बारे में, प्रमुख लौह खनिज के बारे में, प्रमुख अलौह खनिजों, खनन के जोखिम या खतरे के बारे में, खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में, और इस पाठ से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में आ सकते हैं जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, बात करते हैं खनिज की। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि भूपर्वती का निर्माण अर्थात कि पृथ्वी के जो यह ऊपरी परत है इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से हुआ। कहने का आशय है कि भूगर्भ में उपस्थित जो पदार्थ हैं, जब उन्हें हम खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उन्हें खनिज कहते हैं, और जब किसी विशेष खनिज में किसी तत्व विशेष की अधिकता होती है तो उसे हम उस तत्व का अयस्क कहते हैं। अयस्क मतलब किसी तत्व का कच्चा रूप, जिसको हम विभिन्न विधियों द्वारा परिष्करण करके शुद्ध तत्व प्राप्त करते हैं। बच्चों, जैसे लौह तत्व की अधिकता होने पर उस खनिज को लौह अयस्क के नाम से जानते हैं। एल्युमिनियम की अधिकता होने पर बॉक्साइट के रूप में जानते हैं। बच्चों, खनिज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिजों से ही हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आवश्यकताएं पूरी होती है। यहाँ तक कि सुई से लेकर बड़ी से बड़ी जहाज का निर्माण भी खनिजों से होता है। कक्षा में हम देखें, पंखा से लेके लोहे की जो खिड़कियां हैं, गेट हैं, बैठने की सीट है, यहाँ तक कि आपका जो मार्कर है, इसका जो बाहरी जो बनावट है, इसके साथ ही जो अंदर इंक है, इंक का भी निर्माण या इंक के निर्माण में भी खनिजों का ही योगदान है। बच्चों, अगर शरीर की बात की जाए तो शरीर में भी फास्फोरस हुआ, लौह तत्व हुआ, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम जानते हैं कि किसी में खून की कमी हो जाती है तो कहते हैं कि एनीमिया हो गई। खून की कमी का मतलब लौह तत्व की कमी हो गई। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो कहते हैं एनीमिया हो जाता है। हालांकि यह मात्रा बड़ा कम होता है, फिर भी यह काफ़ी प्रभावित होता है। तो हमें कहने का मतलब है कि खनिज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बिना इसके हमारे जो सभ्यता है या हमारा जो विकास है वह संभव नहीं है। बच्चों, अब बात करते हैं हम खनिज के वर्गीकरण के संबंध में। खनिजों का जो वर्गीकरण है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज 3 रूपों में रखते हैं। धात्विक खनिज में लौह धातु और अलौह धातु। लौह धातु में लौह अयस्क, मैग्नीज, और लौह धातु में तांबा, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज में अभ्रक, साथ में इधर चूना पत्थर, संगमरमर आदि, जिनमें धात्विक गुण नहीं होता है। इसके बाद ऊर्जा खनिज
को भी दो भागों में बांटा गया है। परंपरागत ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल, जिनका हम सामान्यतः परंपरागत रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं बड़े पैमाने पर, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या वे खनिज जिनसे गैर परंपरागत या जिनसे बड़े पैमाने पर विद्युत या ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, जैसे परमाणु खनिज, इनमें थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि खनिज आते हैं। बच्चों, बात करें खनिज की उपलब्धता के बारे में कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सामान्यतः जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की है कि खनिज भूगर्भ में प्राप्त होता है। अब भूगर्भ में भी, भूगर्भ या पृथ्वी का भी निर्माण जो है वह अनेक चट्टानों से हुआ है। तो जो खनिजों की उपलब्धता है वह हम देखें तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों, कायांतरित चट्टानों के रूप में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों के रूप में कोयला, जिप्सम, पोटाश आदि। कुछ नदियों की रेत में, जलोढ़ जमाव में, जैसे सोन नदी के बालू में सोना पाया जाता है। कुछ खनिज महासागरीय जल में घुले होते हैं, जैसे नमक, मैग्नीशियम आदि। बच्चों, बात करते हैं अब लौह अयस्क। खनिजों में जो सर्वप्रमुख खनिज है वह है लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है और यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है, क्योंकि उद्योगों का विकास, उद्योगों के लिए आधारभूत यंत्रों का विकास लौह या इस्पात से ही होता है। भारत में लौह अयस्क के विपुल भंडार हैं। लौह धातु की संपन्नता के आधार पर, मतलब लोहे की मात्रा कितनी है, इस आधार पर लौह अयस्क को 4 भागों में बांटा गया है। मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेटाइट। मैग्नेटाइट में लौह धातु की जो संपन्नता है वो 70% से अधिक। हेमेटाइट में लौह धातु की जो मात्रा है वह 50 से 60% के बीच। लिमोनाइट में 40 से 50% और सीडेटाइट में 40% से कम लौह धातु की संपन्नता पाई जाती है। बच्चों, बात करते हैं भारत में लौह अयस्क उत्पादन से संबंधित प्रमुख पेटियों के बारे में। भारत में कुछ 4 प्रमुख पेटियां हैं जिसके अंतर्गत लौह अयस्क की खदानें, प्रमुख खदानें स्थित हैं और वहां से लौह अयस्क का भारत में उत्पादन होता है। जो सबसे प्रमुख और सबसे विस्तृत पेटी है वह है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा के मयूरभंज, केवंझर, झारखंड के गोवा, नवामुंडी, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। दूसरी जो पेटी है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। इस पेटी की जो सबसे प्रमुख विश्व प्रसिद्ध या ऐसा कहें कि एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत खान जो है लौह अयस्क की, वह
बस्तर के बेलाडीला में स्थित है। इस खान का जो विकास है वह जापान के सहयोग से किया गया है और साथ ही इस खान से उत्पादित लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को विशाखापट्टनम पत्तन के सहारे निर्यात कर दिया जाता है। बच्चों, जो अगली पेटी है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुर पेटी। इस पेटी का विस्तार कर्नाटक राज्य में है। इस पेटी में कुद्रेमुख, बल्लारी, शिमोगा, तुमकुर प्रमुख लौह अयस्क की खदानें हैं। बच्चों, अगली जो पेटी है वह है महाराष्ट्र गोवा पेटी। इस पेटी का विस्तार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में और गोवा राज्य में है। यद्यपि यहाँ लौह अयस्क घटिया किस्म का है या कहें कि उत्तम किस्म का नहीं है, फिर भी इसका भरपूर दोहन हुआ है। बच्चों, ये मानचित्र में जो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, भूगोल में जो मानचित्र संबंधी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि भारत का कोई 2 प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र या कोई एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र और नाम सहित दर्शाना होता है। तो अब इसके लिए यहाँ जो बस्तर का बेलाडीला का खान, उड़ीसा का केवंझर महेंद्रभवन, झारखंड का गोवा की खदाने आप बता सकते हैं। इसी तरह कर्नाटक में जो खदाने हैं कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, शिमोगा आदि का नाम लिखकर और इसको भर सकते हैं। बच्चों, बात करें लौह अयस्क उत्पादन की, तो भारत में बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ लौह अयस्क का जो उत्पादन है यह अपने धातु शोधन या इस्पात निर्माण में तो यहाँ प्रयोग होता ही है, साथ ही लौह अयस्क का बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जाता है, विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया। खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट जो है 2017 के अनुसार उड़ीसा देश का 52% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ देश का 16% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कर्नाटक देश का 14% लौह अयस्क का उत्पादन करता है और झारखंड 10% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश से भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, जो लौह धातु में जो लौह अयस्क है प्रमुख धातु, इसके बाद हम लोग जितने भी खनिज हैं उनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो जो अगला लौह अयस्क है वह है मैग्नीज। मैग्नीज की उपयोगिता, मैग्नीज एक प्रमुख लौह धातु है जिसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कीटनाशक बनाने, दवाएं, रंग रोगन आदि में भी किया जाता है। यह मुख्य रूप से धारवाड़ युगीन चट्टानों में पाया जाता है। भारत के उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मैग्नीज का उत्पादन होता है। बच्चों, जो अगला प्रमुख धातु है वह है तांबा। तांबा एक बहुउपयोगी धातु है। यह ताप और विद्युत का
सुचालक होता है। इस कारण इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और अन्य रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट की खान है, मध्य प्रदेश की जो बालाघाट की खानी है, यह तांबा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजस्थान की खेतड़ी की खान, आंध्र प्रदेश और झारखंड की जो सिंहभूम की खान है, यह काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों, जो अगला बिंदु है, अगला जो धातु है वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक प्रमुख अयस्क है जिसमें एल्युमिनियम तत्व की अधिकता होती है। कहने का आशय है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, साथ ही हल्का होता है। इस कारण इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, एरोप्लेन, रेलवे आदि के निर्माण में बहुत उपयोगी है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा प्रमुख स्थान है। यहाँ की कोरापुट, पंचताली, निषेध, कालाहाड़ी जिले में बॉक्साइट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। झारखंड का रांची एरिया, पलामू, छत्तीसगढ़ का अमरकंटक पठार, छत्तीसगढ़ का जो अमरकंटक पठार है, यह काफी महत्वपूर्ण है बॉक्साइट उत्पादन के लिए। बच्चों, अगला जो खनिज है वह है अभ्रक। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है। यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में प्लेटों के रूप में पाया जाता है। ताप एवं विद्युत का कुचालक होने, कुचालक का मतलब है इसमें से ताप और विद्युत के लिए रोधी रोकने का काम करता है। इस कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिमनी में, रबड़ उद्योग में, रंग रोगन में, दवाइयों में किया जाता है। बच्चों, हम लोग जो होली में गुलाल लगाते हैं, उसमें जो देखते हैं जो चमकने वाला जो होता है वह अभ्रक का ही कुछ पार्ट होता है। इसके साथ जो प्रेस, जो घरेलू प्रेस होता है, इसमें देखते हैं कि जो नीचे लगता है अंदर, जो जिसमें उसकी कॉइल होती है, तो जिससे कि करंट नहीं आता है, तो वह अभ्रक का ही होता है। बच्चों, बिहार के कोडरमा, गया, हजारीबाग, राजस्थान की अजमेर और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर जिला जो है वह अभ्रक की पेटी के लिए देश में प्रमुख है। बच्चों, अब बात करेंगे खनिजों की बात। अब अच्छा, एक बार और हम देख लेते हैं कि खनिजों का जो है भारत में या तो यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में है, या महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, या आंध्र प्रदेश भाग में, और कर्नाटक और महाराष्ट्र और गोवा वाले भागों में। तो ये मुख्य रूप से थोड़ा सा राजस्थान वाले भागों, मुख्य रूप से इन भागों में खनिज पाए जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। बच्चों, अब बात करेंगे खनन के जोखिम या खतरों के बारे में। खनन के जोखिम या खतरों के बारे में, जो ये खनन है यह काफी जोखिम भरा कार्य है। खनन के खतरे, यह काफी जोखिम भरा कार्य है। एक जो खनन की तकनीकी है जिसको रैक होल बोलते हैं, रैट होल यानी चूहे की छेद। जैसे चूहे का छेद होता है
अंदर पृथ्वी के अंदर काफी दूर तक होता है, उसी तरह जो है खदानें होती हैं, इनमें भी पृथ्वी के अंदर काफी कई किलोमीटर तक अंदर गहरी खदानें होती है जो काफी खतरनाक होती है। बच्चों कई बार खान धंसने उसमें खान ऊपर से बढ़ जाता है, पानी भर जाता है, जहरीले गैसों का रिसाव होने लगता है, उसमें आग लग जाता है, तो इनसे बड़े पैमाने पर जो उसमें लोग काम करते हैं उनकी और संपत्ति की नुकसान होती है। बच्चों जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, जिसकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण को नुकसान करे या ज़्यादा जोखिम भरे हो उस पर रोक लगाए, तो एनजीटी जो है ट्रिब्यूनल जो है इसने इस तरह के खनन को अवैध घोषित किया है। साथ ही जो यहाँ श्रमिक काम करते हैं, लगातार धूल में काम करते हैं, धुएं में काम करते हैं, इसलिए उन्हें अनेक फेफड़े संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अगर पर्यावरण की बात की जाए तो अंधाधुंध खनन से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। बच्चों अब बात करते हैं हम लोग खनिज संरक्षण, खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण, खनिजों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि खनिजों के जो निर्माण है, खनिजों का निर्माण है, इनका जमाव है, यह लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की जो घटना हुई उनसे होती है, यानी इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और जिस तरह हम इनका अंधाधुंध खनन कर रहे हैं, निकट भविष्य में ही ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी सदैव उपलब्धता बनी रहे, सतत विकास, सतत पोषणीय जो विकास की अवधारणा है वह बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि इनका संरक्षण किया जाए। इनके संरक्षण के लिए इनका हम उपयोग करना चाहिए। अगर संरक्षण की बात की जाए तो इनका क्या होना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, मतलब जहाँ पे आवश्यकता है तभी इनका यूज किया जाए। अगर दूसरे वैकल्पिक साधन है तो इनका उपयोग कम से कम किया जाए। जो निम्न कोटि के खनन, निम्न कोटि के अयस्क हैं, इनके खनन से परहेज करना चाहिए, इनके खनन से बचना चाहिए, ताकि ये भविष्य में और अच्छी कोटि का हो जाए, उच्च कोटि का हो जाए, तब इनका खनन किया जाए। जो तीसरा है उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाए। खनन के लिए उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाए। खनन में जो खनिज हैं या अयस्क हैं वो बर्बाद न हो, इसके लिए अच्छी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे खदान में खनिज नष्ट न हो। अगला जो बिंदु है वह है धातुओं का जो भंडारण है वह उचित ढंग से होना चाहिए। जो उचित भंडारण की उचित प्रबंधन होनी चाहिए, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत ऐसे धातु हैं जो नमी के संपर्क में आके समाप्त हो जाते हैं, उनका क्षरण होता है, तो धातुओं का भंडारण ठीक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। और जो अगला बिंदु है बच्चों, अगला जो बिंदु है, लास्ट जो बिंदु है वह है धातुओं का पुनर्चक्रण। धातुओं का पुनर्चक्रण, धातुओं के पुनर्चक्रण पर बल देना चाहिए। मतलब जो धातु पुराने हो जाएं, जो उसके सामान बने होते हैं, अगर वो पुराने हो जाएं, फिर उनका विक्रय किया जाए, फिर उनको गलाया जाए, जो उनकी तकनीकी है उस तकनीक के प्रयोग से फिर नया धातु उससे बनाया जाए, नई सामान बनाई जाए। तो बच्चों हमें विश्वास है कि आप लोग काफ़ी तन्मयता से इस बिंदुओं को समझे होंगे, जाने होंगे।
अब बात आती है परीक्षा संबंधी प्रश्न। इस पाठ से जो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उस प्रश्नों को देखेंगे। तो उनमें जो हमारा पहला प्रश्न बनेगा, जो इन्हीं से हम देख सकते हैं जो हमारे शिक्षण प्रमुख बिंदु थे, इन्हीं से हम देख सकते हैं जो हमारा परीक्षोपयोगी प्रश्न बनेंगे। उनमें खनिज संसाधन क्या है उनका वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए या उनका वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद ये जो प्रश्न बनेगा खनिज संसाधन और उनका वर्गीकरण। बच्चों ये प्रश्न 6 नंबर में बन सकता है और इसके पाठ किए जाए तो 3 नंबर में भी ये प्रश्न बनेगा। इसके बाद प्रश्न बनता है खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या इससे अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि परतदार शैलों में कौन कौन सी खनिज पाई जाती हैं या महासागर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद विभिन्न जो खनिज हैं इनके उपयोग के बारे में पूछा जाता है। जो खनिज हैं, विभिन्न खनिज, इनके उपयोग के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अभ्रक हुआ, तांबा हुआ, बॉक्साइट हुआ, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके बाद खनिज जो अगला बिंदु है, खनिज के जो खनन के जोखिम है, प्रमुख जोखिमों के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रमुख जोखिम या 2 जोखिम। अगर 3 जोखिम बोल दिया, प्रश्न में आ गया कि खनन के 3 जोखिम लिखिए, तो 3 अंक का ये प्रश्न बन जाएगा। खनिज संसाधनों, अगला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण, खनिज संरक्षण के 4 बिंदु लिखिए या 3 बिंदु लिखिए। 3 बिंदु लिखेंगे 3 नंबर में प्रश्न आ जाएगा। खनिज संरक्षण का क्या है, इसका 1 बिंदु लिखिए, या जो प्रश्न है 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने इस पाठ को ध्यान से देखे होंगे तो आप खनिज संबंधी जो भी प्रश्न बनेंगे उसका आसानी से हल कर लेंगे। बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ढंग से पढ़ेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर। बच्चों, हम अगले वीडियो में ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह आवश्यक है कि आप अपना जो इस पाठ को कार्य करते हुए आगे के ऊर्जा संसाधन के संबंध में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ताकि जब आगे हम इसके बारे में चर्चा करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।